नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रेष्ठ। ठीक, इससे पहले के वीडियो में हमने तत्पुरुष समास पर और उसके अन्य भेदों पर, प्रभेदों पर चर्चा की थी और आज हम जो समास की श्रेणी में जो अगला समास है, तीसरा समास है, कौन सा समास? द्वंद्व समास। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने आपको अव्ययी भाव समास पढ़ाया था। सबसे पहले पढ़ाया तो उसमें पहला पद प्रधान, इसके बाद तत्पुरुष समास पढ़ाया तो उसमें बाद वाला प्रधान, और अब तीसरा समास पढ़ाया तो इसमें दोनों पद प्रधान। ठीक है, और सूत्र में ही ये बात कह दी गई। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, आप अपने मन से नहीं कह रहे, सूत्र ही हमारा कह दे रहा है। क्या कह रहा है कि प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। प्राय सभी समास में लगा रहता है। बताया था कि अपवाद से अलग करने के लिए, कि कहीं अपवाद भी इसमें शामिल ना हो जाए। ठीक है ना, तो उसी को इसमें से हटाने के लिए, अपवाद को हटाने के लिए, अलग करने के लिए इन्होंने प्रायेण पद लिख दिया कि प्रायः ऐसा ऐसा होता है। जिस समास में ये खूबी हो, प्रायः उसको ये समास हम कहते हैं या कह सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसी बात नहीं। तो उसी अपवाद को हटाने के लिए, अपवाद भी कहीं इसमें न शामिल कर लें आप, इसीलिए इसमें प्रायेण पद की, प्रायः जिस समास में उभय पद का अर्थ प्रधान हो, वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देखिए, प्रायेण उभय, प्रायेण धन उभय बराबर प्रायेणोभय। कौन सी संधि होगी? गुण। प्रायेण का या आ और उ, उभय का उ, आ और उ मिलके हो गए ओ। और कौन सी संधि हो गई इसमें? गुण संधि। तो जिस समास में प्रायः उभय माने दोनों ही पद प्रधान हो, वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक, अब आप कहेंगे कि उभय क्यों रखा गया? तो उभय इसलिए रखा गया कि कम से कम समास में दो पदों का होना अनिवार्य है। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि समास में दो से अधिक पद हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन दो पद कम से कम होने ही चाहिए। अगर दो पद से कम है तो वहां पर समास नहीं हो सकता। कभी भी एक पद में समास नहीं होता। समास के लिए कम से कम दो पदों का होना अनिवार्य है। तो इसलिए समास में कम से कम दो पद होते हैं, इसलिए उभय कह दिया कि दो ही पद हो, मान लीजिए, तो दोनों ही पद प्रधान होंगे, और तीन होंगे तो तीनों प्रधान, चार होंगे तो चार। मतलब उभय तो मिनिमम कंडीशन बताने के लिए रखा गया, और कहने का मतलब कि जिस समास में सभी पद अपने आप में प्रधान हो, कोई किसी का अनुसरण नहीं करेगा, वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इस प्रकार से इसकी व्याख्या क्या हो गई सूत्र की, कि प्रायः जिस समास में दोनों ही पद या जितने सभी पद प्रधान हो, वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है, तो प्रायः जिस समास में दो पद या जितने भी पद होंगे, सभी पद प्रधान हो, वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक, अच्छा, और दूसरी चीज, ये तो हमने सूत्र की व्याख्या आपको बताई, और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब क्या है? जोड़ा। जो जोड़ा होता है उसको हम द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, और लौकिक अर्थ बता रहे हैं, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। और द्वंद्व दर्शन में भी एक शब्द है, वहां पर भी होता है, षट द्वंद्व है। वेदांत दर्शन में द्वंद्व शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो उसका दूसरा मतलब है। ठीक है, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ ही जोड़ा, वहां भी जोड़ा है, ऐसा नहीं। ठीक है, जरा मरण जन्म मृत्यु सब है। ठीक है, तो षट द्वंद्व है, दर्शन की बात है। और यहाँ पर द्वंद्व का जो शाब्दिक अर्थ है वो जोड़े से लिया गया। तो और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हर समास उसी समास को धारण कर, हर समास में वही समास है। ठीक, कोई आपसे पूछे
कि द्वंद्व समास में कौन सा समास है, तो आप क्या बताओगे कि द्वंद्व समास में द्वंद्व समास है। ठीक, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। और हर समास अपने आप में उसी योग्यता को द्वंद्व का मतलब ही जोड़ा है, इसीलिए इसको द्वंद्व नाम दिया गया। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ मतलब ही है क्या, जोड़े का समास, तो इसीलिए इसको द्वंद्व नाम दिया गया। तो आप समास से ही समझ जाए कि द्वंद्व समास माने जोड़े का समास, जिस समास में जोड़ा बनता। ठीक है, और जोड़ा, अच्छा, अब जोड़ा आप जानते हैं कि समानार्थी भी हो सकता है, विपरीतार्थी भी हो सकता है, दोनों को जोड़ा कहते हैं। जोड़ा समानार्थी भी हो सकता है और विपरीतार्थी भी हो सकता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास फिर से देख लीजिए। द्वंद्व समास के बारे में मोटी मोटी बात कि प्रायः जिस समास में दोनों ही पद या सभी पद प्रधान हो, कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। पहली बात समास के बारे में। दूसरी बात कि द्वंद्व समास हमेशा जोड़े का समास होता है। ठीक है, और जोड़ा समानार्थी भी हो सकता है, विपरीतार्थी भी हो सकता है। जोड़ा पूरक भी हो सकता है, विरोधी भी हो सकता है। ठीक, और तीसरी चीज, कोई आपसे पूछे कि द्वंद्व समास में कौन सा समास है, तो आप क्या बताओगे, द्वंद्व समास में द्वंद्व ही समास है। ठीक है, अब इसके हम, ठीक है ना, भेद पत्र। ठीक है, तो ये तो समास का सूत्र था। और समास की पहचान क्या है, चार थे द्वंद्व। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये समास का सूत्र है। पूछ ले क्वेश्चन कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो समास है। ठीक, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आप किस पर टिक करोगे, द्वंद्व समास पर। ठीक, अब तो ये तो सूत्र है, याद रखिएगा। और इसके बाद जो चारथे द्वंद्व है वो इसकी पहचान है, याद रखिएगा। चारथे द्वंद्व इसका सूत्र नहीं है। जैसे द्वंद्व समास का सूत्र पूछ ले, द्वंद्व समास का प्रायः उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, या दूसरा ऑप्शन दे दे चारथे द्वंद्व, या दो और कोई ऑप्शन दे दे, तो कंफ्यूज मत होगा कि इसमें भी द्वंद्व लगा संज्ञा पद है उत्तर में, तो यही द्वंद्व समास है। नहीं, ये सिर्फ पहचान बता रहे हैं कि क्या पहचान क्या है द्वंद्व समास की। आप कैसे जानोगे कि द्वंद्व समास है, तो वही कहें कि प्राय चा के अर्थ में द्वंद्व समास का प्रयोग किया, और चा माने होता है और। ठीक, चा एक पद है, कंफ्यूज मत होइएगा, चा एक वर्ड नहीं यहाँ पर, चा पद है। ठीक, और इसका हिंदी में अर्थ होता है और। ठीक, हिंदी में और शब्द है तो उसको ट्रांसलेट करने के संस्कृत में हम चा लगा देते हैं। जैसे आपको कहना है कि राम और लक्ष्मण, इसका संस्कृत में अनुवाद कह रहे हैं तो रामश्च लक्ष्मण। ठीक है, हो गया। तो प्रायः च पद के अर्थ में, च अर्थ में और अर्थ में द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। ये है चारथे द्वंद्व का मतलब। ठीक है, अच्छा, और ठीक है, और इस समास का विग्रह करते समय जितने भी पद आप निकालोगे, 2, 3, 4, जितने भी पद आप बनाओगे, सबके बाद चा पद का अन्वय अवश्य किया जाता है। ठीक है, जैसे दो पद बना राम लक्ष्मण, तो रामश्च लक्ष्मणश्च। ठीक, दो पद है, राम के बाद भी चा लगा और लक्ष्मण के बाद। और जैसे मान लीजिए राम लक्ष्मण भरत, तो रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च। ठीक, तो ये थी द्वंद्व समास के बारे में छोटी सी मोटी मोटी बातें, खास खास बातें। ठीक है, ये इसकी पहचान है और ये इसका सूत्र है। ठीक है, अच्छा, ठीक, अब द्वंद्व समास के भेद। अभी तक हमने द्वंद्व समास के बारे में आपको बताया, अब हम द्वंद्व समास के भेद के बारे में बताएं। तो द्वंद्व समास के कुल कितने भेद हैं, 3। कौन कौन से? पहला भेद क्या है, इत
इतरेतर द्वंद्व समास। पहला भेद क्या है? इतरेतर द्वंद्व। दूसरा भेद क्या है? समाहार द्वंद्व। और तीसरा भेद क्या है? एक शेष द्वंद्व। ठीक है, तो अब हम पहले भेद पर चर्चा करें, इतरेतर द्वंद्व समास। अब देखिए, इतरेतर का मतलब क्या होता है? इतरेतर, इतर धन इतर, इतर माने होता अन्य, तो इतर धन इतर बराबर इतरेतर। आ और ई मिलके हो गए ए। कौन सी संधि? गुण संधि। इतर धन इतर बराबर इतरेतर, गुण संधि। अब इतर का मतलब क्या है? अन्य। तो इस समास में अन्य अन्य पद भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, मेरे कहने का मतलब कि अभी हमने बताया कि द्वंद्व समास जोड़े का समास होता है। ठीक है, तो इस समास में जरूरी नहीं कि जोड़ा ही बने, अन्य अन्य पद भी हो सकते हैं। जैसे राम लक्ष्मण भरत, राम लक्ष्मण भरता। ठीक है, राम लक्ष्मण भरता। ठीक है, अब देखिए इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, राम लक्ष्मण और भरत। ठीक है, तो इसमें इतर इतर पद भी होते हैं। शिव अर्जुन केशवाह, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, समास की दृष्टि से जोड़ा नहीं बन रहा है। वैसे भाई भाई हैं, सब एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, न्यौछावर रहते थे, तो ठीक है, सब पूरक थे एक दूसरे का। लेकिन यहाँ व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इतरेतर द्वंद्व। इसमें इतर इतर पद भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जोड़ा ही बने, इतर इतर पद भी हो सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि इसमें क्या होता है, यदि दो पद हैं तो समस्त पद द्विवचन में जाता है। जैसे मेरा कहने का मतलब कि जैसे हम कहें कि रामश्च लक्ष्मणश्च। ठीक है, जैसे अभी समास में दो ही पद हैं, पहला है क्या? रामश्च, दूसरा है लक्ष्मणश्च। क्योंकि दो ही पद हैं और दोनों ही पद अपने आप में प्रधान है, कोई किसी का अनुसरण नहीं कर रहा है, दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, दोनों ही अपने आप में प्रधान है। और पहली चीज उभय पद प्रधानों, और दूसरी चीज दोनों पदों के साथ चा करने किए गए। दो पद निकले तो दोनों के बाद चा लगा, राम के बाद भी चा लगा और लक्ष्मण के बाद भी चा लगा। तो अब इस समास में चूंकि दो ही पद हैं, इसलिए जो हमारा समस्त पद बनेगा वो द्विवचन में जाएगा, अर्थात समस्त पद हमारा क्या बनेगा? राम लक्ष्मण। ठीक है, हो गया। अब जैसे तीन पद हम बनाए, इसमें देखिए तीन पद बना था, राम लक्ष्मण भरता। पहला पद था राम, दूसरा था लक्ष्मण, तीसरा था भरत। तो इसमें चूंकि तीन पद थे तो हमारा समस्त पद बहुवचन में गया, गया ना, भरता के दिए, भरता नहीं कहा, क्या कहा? भरता। क्यों कहा? क्योंकि इसमें तीन पद थे। ठीक है, इसलिए इसको बहुवचन में कर दिया। और इसमें चूंकि दो ही पद थे तो इसको द्विवचन में रखा। ठीक है, तो जब दो पद होंगे तो समस्त पद द्विवचन में जाएगा, और जब दो से अधिक पद होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, तो समस्त पद हमारा बहुवचन में जाएगा। ठीक है, तो आप राम लक्ष्मण भरता, इसमें तीन पद थे, तो इसका यदि हमको विग्रह करना हो तो हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? रामश्च लक्ष्मणश्च और भरतश्च। ठीक है, हो गया। सबके साथ चा पद का अन्वय किया जाएगा, जितने पद निकलेंगे सबके बाद चा पद का अन्वय किया जाएगा, चा पद जोड़ा जाएगा। तो देखिए इसमें राम के बाद भी चा पद जोड़ा गया, लक्ष्मण के बाद भी चा पद जोड़ा गया और भरत के बाद भी चा पद जोड़ा गया। ठीक,
सबके बाद चा पद का अन्वय किया गया, और जब समस्त पद बना तो बहुवचन में गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो से अधिक पद निकल रहे थे। और इसमें देखिए दो ही पद निकले थे, तो दोनों के बाद चा का अन्वय किया गया। चूंकि दो पद थे इसलिए इसको द्विवचन में रखा। तो ये है हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है। अब हम इसका जो दूसरा भेद है, क्या? समाहार द्वंद्व। ठीक, उस पर हम चर्चा करेंगे। समाहार द्वंद्व समास। समाहार, इसमें जोड़ा बनेगा। ठीक, ये इसमें जोड़ा बनेगा। ठीक है। अब हमने अभी आपको पहले बताया कि जोड़े का मतलब जोड़ा पूरक भी हो सकता है, विरोधी भी हो सकता है, दोनों का ही जोड़ा हो सकता है, चाहे वो पूरक हो चाहे वो विरोधी हो। ठीक है। अच्छा, जैसे हम कह सकते हैं कि रथाश्व, रथाश्व। ठीक। अब ये जो पूरक है, रथ और अश्व दोनों एक दूसरे के पूरक है, यहाँ पर पूरक है जोड़ा। ठीक है। अब ये समस्त पद हमारा क्या? रथाश्व। ठीक है। अब दो पद है, जोड़े का समास है, पूरक है, जोड़ा है, पूरक है, और इसलिए ये द्विवचन में गया। रथाश्व, न रथाश्व कहा या न रथाश्वाह कहा। क्या कहा? रथाश्व। ठीक। तो दो पद हैं, जोड़े का समास है, दो पद हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? दो पद हैं तो दोनों के बाद चा पद लगा देंगे। क्या कर देंगे? रथश्च अश्वश्च। ठीक है। क्या करेंगे? रथश्च अश्वश्च इति रथाश्व। ठीक। अब जैसे पाणी पादौ, अक्सर बहुत घिसा पिटा उदाहरण है। पाणी पादौ, पाणी माने हाथ, पादौ माने पैर, पाद माने पैर, क्योंकि द्विवचन है हाथ और पैर, तो इसलिए इसको पादौ कह दिया। पाणी पादौ, पाणिश्च पादश्च इति पाणी पादौ, बहुत घिसा पिटा उदाहरण है। ठीक। अब इसी में और देख लीजिए, अहि नकुलम, अहि नकुलम। ठीक है। अब ये भी जोड़ा है, जोड़ा तो है लेकिन कैसा है? विरोधी है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या क्या विरोधी हैं एक दूसरे के? आही, आही माने क्या? सांप, और नकुल माने नेवला। सांप और नेवले एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अभी हमने बताया कि जोड़ा समानार्थी भी हो सकता है, विपरीतार्थी भी हो सकता है। तो ये कैसा जोड़ा है? विपरीतार्थी है। ठीक। इसमें दो पद हैं, क्या? आही और नकुल। तो दोनों पदों का जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों के बाद चा पद लगाएंगे। क्या हो जाएगा इसका विग्रह? अहिश्च नकुलश्च इति अहि नकुलो। विग्रह किया, दो पद निकले, दोनों के बाद चा पद लगाए, अहिश्च नकुलश्च, और जो समस्त पद बना क्या बना? अहि नकुलम। ठीक। तो रथाश्व, ठीक ना, और अहि नकुलम, ठीक, ये दोनों किसके उदाहरण थे? समाहार द्वंद्व से। पाणी पादम भी हमने बताया, पाणी पादौ। ठीक। पाणीचा पादौचा। ठीक है ना। अब देखिए, ठीक, जैसे भ्रातरौ, ठीक है, भ्रातरौ या भगिन्यौ, भ्रातरौ, ठीक है, भाई भाई का जोड़ा, जोड़ा भाई भाई का भी हो सकता है, भाई बहन का भी जोड़ा हो सकता है, या दो बहनों का भी जोड़ा हो सकता है, या माता पिता का भी जोड़ा होता है। ठीक हो गया। तो
ये हमारा कौन सा समास हो गया? समाहार द्वंद्व समास। ठीक है। अब इसका तीसरा भेद, अंतिम भेद क्या है? एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है। वास्तव में ये एक शेष कोई समास का एक भेद नहीं है, इसको भेद मान लिया गया है। एक शेष वास्तव में एक वृत्ति है। ठीक है। और इसलिए इसको भी समास का, द्वंद्व समास का एक भेद मान लिया गया है। ये वास्तव में एक शेष एक वृत्ति है। ठीक है। अब एक शेष नाम से ही समझ आ रहा है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस समास में एक पद मात्र ही शेष बचता है, अर्थात जब समस्त पद बनता है तो उसमें एक ही पद शेष बचता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं क्या? पितरौ, पितरौ। ठीक है। ठीक है। पितरौ ये एक शेष द्वंद्व समास का बहुत ही घिसा पिटा उदाहरण है। पितरौ। ठीक। अब इसका जब हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह क्या होता है? क्या निकलेगा, क्या बनेगा? माताचा पिताचा। याद रखिएगा। ठीक है। विग्रह क्या होगा? माताचा पिताचा। ठीक। और समस्त पद क्या बनेगा? पितरौ। याद रखिएगा, पिताचा पिताचा नहीं होगा, जो ऑप्शन दे। ठीक है। पितरौ का विग्रह होगा, समास विग्रह होगा माताचा पिताचा, और दे दे पिताचा पिताचा, तो गलत है। पिता पिता, दो पिता का जोड़ा नहीं हो सकता। माताचा पिताचा। ठीक है। तो इसका विग्रह क्या होगा? माताचा पिताचा। और चूंकि ये एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो देखिए विग्रह में तो दो पद निकले। समास में दो से कम पद तो हो नहीं सकते, एक पद तो हो ही नहीं सकता, कम से कम दो पद होंगे। तो इसलिए ठीक है, अंडरस्टूड है कि जब विग्रह करेंगे तो दो पद तो निकलना ही निकलना है। तो क्या दो पद निकला? माताचा पिताचा। ठीक है। और चूंकि एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसलिए इसमें जब समस्त पद बना तो एक ही पद शेष बचा। क्या बचा? पिता। और चूंकि विग्रह में दो पद निकले थे, तो इसलिए इसको द्विवचन में कर दिया। क्या बन गया हमारा समस्त पद? पितरौ। माताचा पिताचा इति पितरौ। ठीक। ये एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है। तो अब देखिए, हम इसके आज हमने द्वंद्व समास के बारे में बताने की आपको कोशिश की। ठीक है। उसमें द्वंद्व समास के बारे में बताया। ठीक। और द्वंद्व समास का सूत्र बताया आपको, उसकी व्याख्या बताई, उसकी परिभाषा बताई, उसकी पहचान बताई, और उसके भेद बताए, उसका उदाहरण बताया। ठीक है। तो अब इस प्रकार से हमारा ये द्वंद्व समास समाप्त हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ें हमने इसे बहुत खास छोटी छोटी मोटी मोटी ही बातें बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ गई होंगी, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। तो अब आज हम अपने इस समास को, द्वंद्व समास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम बहुव्रीहि समास पर चर्चा करेंगे। और बहुव्रीहि समास पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हमने अभी आपको जो है पहले बता दिया था कि बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास दोनों बहुत बड़े समास हैं। इसलिए हम बहुव्रीहि समास पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़, जब बहुव्रीहि समास हमारा खत्म हो जाएगा तो हम समास पर बेस्ड, समास पर आधारित, चारों समासों पर आधारित, ठीक, कुछ आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन भी आपको देंगे। ठीक है। हम उस क्वेश्चन को कि जिससे समास पर पूरा अभ्यास आपका हो जाए, एक भी नंबर आपका छूटने ना पाए, समास एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है। तो हम 15-20 क्वेश्चन आपको चारों समासों पर आधारित आपसे प्रैक्टिस सेट पर देंगे। ठीक है। तो हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, उसको दोस्तों को, अन्य पढ़ने लिखने वाले
प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जो है आप उसको शेयर करिए। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।